जब मैं पहली बार 1942 में मध्य भारत के सेवाग्राम आश्रम में गांधी जी से मिला, तो उन्होंने कहा, मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैंने अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिए कैसे निर्णय लिया। यह घटना 1917 की है। गांधी जी यहाँ उस घटना के बारे में बताने वाले हैं जिसने उन्हें ब्रिटिश शासन के खिलाफ मजबूती से खड़ा होने के लिए प्रेरित किया। दिसंबर 1916 में गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में लखनऊ गए हुए थे। वहां 2301 प्रतिनिधि मतलब डेलीगेट्स और बहुत से आगंतुक मतलब विजिटर्स उपस्थित थे। कार्यवाही के दौरान गांधी जी ने बताया कि एक किसान मेरे पास आया जो भारत के अन्य किसानों की तरह ही गरीब और दुबला पतला सा था, और उसने कहा, मैं राजकुमार शुक्ला हूं, मैं चंपारण से आया हूं और मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ मेरे जिले में चले। यही राजकुमार शुक्ला बाद में चंपारण आंदोलन के प्रमुख व्यक्ति भी बने थे। अभी हम बात करेंगे चंपारण आंदोलन क्या था, उससे पहले हम इस कहानी को पढ़ते हैं पूरा। गांधी जी ने इससे पहले चंपारण का नाम भी नहीं सुना था, और यह स्थान अगर हम बात करें तो हिमालय की तलहटी में नेपाल की सीमाओं पर स्थित है। एक पुरानी व्यवस्था के तहत चंपारण के किसान शेयर क्रॉपर्स थे, यानी वे दूसरों की जमीन पर खेती करते थे और फसल का एक हिस्सा जमींदारों को देना पड़ता था। राजकुमार शुक्ला भी उन्हीं किसानों में से एक किसान थे। वे अशिक्षित थे लेकिन बहुत ही दृढ़ निश्चय वाले थे। लेखक यहां दिखाता है कि शिक्षा न होने के बावजूद उनमें अद्भुत साहस और दृढ़ता थी। वह बिहार की जमींदारी व्यवस्था मतलब लैंडलॉर्ड सिस्टम के अन्याय की शिकायत करने कांग्रेस अधिवेशन में आए थे। संभवतः किसी ने उनसे कहा होगा, गांधी जी से बात करो। गांधी जी ने शुक्ला को बताया कि उन्हें कानपुर जाना है और भारत के अन्य भागों में भी उनके कार्यक्रम तय है, इसलिए वे तुरंत चंपारण नहीं जा सकते थे। लेकिन शुक्ला गांधी जी के साथ हर जगह जाने लगे। इसके बाद गांधी जी अहमदाबाद के पास अपने आश्रम लौट आए। राजकुमार शुक्ला वहां भी उनके पीछे पीछे पहुंच गए। कई हफ्तों तक वे गांधी जी का साथ नहीं छोड़ते थे। वह बार बार विनती करते रहते थे कि कृपया आप मेरे साथ मेरे गांव मेरे शहर चंपारण चलिए। राजकुमार शुक्ला बार बार कहते थे कि कृपया एक तारीख तय कर दीजिए। यह उनकी टेनेसिटी मतलब दृढ़ता को दर्शाता है। उस किसान की दृढ़ता और उसकी कहानी से प्रभावित होकर गांधी जी ने कहा, मैं अमुक तारीख को कलकत्ता में रहूंगा, वहां आकर मुझसे मिलना और मुझे अपने साथ ले चलना। कई महीने बीत गए। जब गांधी जी कलकत्ता पहुंचे तो शुक्ला पहले से ही वहां बैठकर उनका इंतजार कर रहे थे। उन्होंने धैर्यपूर्वक इंतजार किया जब तक गांधी जी अपने काम से मुक्त नहीं हो गए। इसके बाद दोनों बिहार पटना के लिए ट्रेन से रवाना हुए। वहां शुक्ला गांधी जी को एक वकील राजेंद्र प्रसाद के घर ले गए, जो बाद में कांग्रेस के अध्यक्ष और स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने थे। उस समय राजेंद्र प्रसाद शहर में नहीं थे, लेकिन नौकर जो थे वो शुक्ला को पहचानते थे। वे उन्हें एक गरीब किसान के रूप में जानते थे, जो बार बार अपने मालिक से इंडिगो उगाने वाले किसानों की मदद करने की गुहार लगाता रहता था। इसका मतलब है कि वहां के लोगों ने राजकुमार शुक्ला और उनके कंपेनियन मतलब उनके साथी मतलब गांधी जी को भी अपने परिसर या खुले मैदान में रुकने की अनुमति दे दी थी उस समय। लेकिन वे गांधी जी को पहचान नहीं पाए। उन्हें लगा गांधी जी भी राजकुमार शुक्ला की तरह एक नॉर्मल किसान है, इसलिए उन्होंने गांधी जी को कोई विशेष सम्मान नहीं दिया। गांधी जी को कुएं से पानी निकालने की अनुमति भी नहीं दी। वहां के लोगों को डर था कि कहीं गांधी जी की बाल्टी की कुछ बूंदे कुएं के पानी में ना गिर जाए और पूरा पानी अशुद्ध ना हो जाए। उस समय समाज में फैली छुआछूत मतलब कास्ट डिस्क्रिमिनेशन जातिगत भेदभाव की बुरी प्रथा को दिखाता है। उन्होंने बिना किसी जानकारी के केवल शक के आधार पर गांधी जी के साथ में भेदभाव किया। इससे उस समय की संकीर्ण सोच और अंधविश्वास का पता चलता है। गांधी जी ने सबसे पहले मुजफ्फरपुर जाने का निर्णय लिया, क्योंकि मुजफ्फरपुर रास्ते में पड़ने वाला स्थान था। उनका उद्देश्य था कि चंपारण की परिस्थितियों के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्राप्त करें। राजकुमार शुक्ला किसान थे, इसलिए वो सारी बातें अच्छी तरह से वो इंपार्ट नहीं कर पा रहे थे, अच्छी तरीके से गांधी जी को वो समझा नहीं पा रहे थे। इसलिए गांधी जी ने इसी कारण मुजफ्फरपुर के आर्ट्स कॉलेज के प्रोफेसर जेबी कृपलानी, याद रखिएगा, जेबी कृपलानी को एक टेलीग्राम भेजा। गांधी जी पहले टैगोर के शांति निकेतन स्कूल में प्रोफेसर कृपलानी से मिल चुके थे, इसलिए उन्होंने उनसे संपर्क किया। गांधी जी की ट्रेन 15 अप्रैल 1917 की आधी रात को मुजफ्फरपुर पहुंची। प्रोफेसर कृपलानी स्टेशन पर गांधी जी का स्वागत करने के लिए बहुत बड़े छात्र समूह के साथ पहले से ही इंतजार कर रहे थे। इससे पता चलता है कि विद्यार्थी गांधी जी को बहुत सम्मान करते थे। गांधी जी 2 दिनों तक प्रोफेसर मालकानी के घर पर रुके। प्रोफेसर मालकानी एक गवर्नमेंट स्कूल में शिक्षक थे। गांधी जी ने कहा कि उस समय किसी गवर्नमेंट प्रोफेसर का उनके जैसे व्यक्ति को अपने घर में ठहराना बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब असाधारण बात हुआ करती थी। उस समय सरकारी कर्मचारी अंग्रेज सरकार के अधीन काम करते थे और वे स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े लोगों की सहायता करने से भी डरते थे। उस समय छोटे छोटे क्षेत्रों या कस्बों में रहने वाले भारतीय अंग्रेज सरकार से बहुत डरा करते थे, इसलिए
वह स्वशासन की मांग करने वाले लोगों के प्रति खुलकर अपनी सहानुभूति भी नहीं दिखा पाते थे। जैसे ही गांधी जी के आगमन और उनके उद्देश्य की खबर लोगों तक पहुंची, तो वह समाचार बहुत तेजी से मुजफ्फरपुर और चंपारण में फैल गया। अब लोगों को पता चल गया कि गांधी जी किसानों की मदद करने आए हैं। चंपारण के शेयर क्रॉपर्स गांधी जी से मिलने लगे और कुछ लोग पैदल आए, कुछ लोग यात्रा करके आए, कुछ लोग बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी आदि से आए। वे गांधी जी को अपना चैंपियन मानते थे। मुजफ्फरपुर के लॉयर्स जो वकील थे, गांधी जी से मिलने के लिए आए ताकि वे उन्हें चंपारण की स्थिति के बारे में समझा पाए। इन वकीलों ने बताया कि वे अक्सर किसानों के समूह की ओर से कोर्ट में केस लड़ते थे। वकीलों ने गांधी जी को अपने सभी मुकदमों के बारे में भी बताया और यह भी बताया कि वे किसानों से कितनी वकालत की फीस लेते हैं। गांधी जी ने वकीलों को डांटा क्योंकि वे गरीब शेयर क्रॉपर्स से बहुत अधिक फीस लेते थे। गांधी जी का मानना था कि गरीब किसानों की सेवा करनी चाहिए, उनसे अधिक पैसे नहीं लेने चाहिए। गांधी जी ने कहा कि उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला है, हमें हर छोटी बड़ी समस्या के लिए अदालतों के चक्कर लगाना बंद कर देना चाहिए। गांधी जी का कहना था कि ऐसे मामलों को अदालत में ले जाने से बहुत कम लाभ होगा। कोर्ट की प्रक्रिया लंबी, महंगी और कठिन होती है, इसलिए गरीब किसानों को उससे कोई विशेष फायदा नहीं मिलता। गांधी जी कहते हैं कि जब किसान इतने दबे हुए हैं और शोषित हो और डर से पूरी तरह ग्रस्त हो, तब केवल अदालतों से न्याय मिलना संभव नहीं है भाई। सबसे पहले किसानों के मन से डर निकालना आवश्यक है। जब तक वे साहस नहीं करेंगे, तब तक वे अपने अधिकारों के लिए आवाज नहीं उठा पाएंगे। इसलिए गांधी जी का कहना था कि ऐसी स्थिति में किसानों की वास्तविक समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते। गांधी जी कहते हैं कि किसानों के लिए वास्तविक राहत केवल पैसा मिलना या केस जीतना नहीं है। उनके लिए सबसे बड़ी राहत यह होगी कि वे डर से पूरी तरह फ्री हो जाए। अंग्रेज जमींदारों ने किसानों के मन में इतना डर बैठा दिया कि वे अपने अधिकारों के लिए आवाज भी नहीं उठा पाते थे। इसलिए गांधी जी का मानना था कि सबसे पहले किसानों के मन से डर निकालना जरूरी है। चंपारण जिले की अधिकांश खेती योग्य उपजाऊ भूमि बड़े बड़े जमींदारी क्षेत्रों में बटी हुई थी। इन जमीनों के मालिक अंग्रेज थे, लेकिन इन पर खेती भारतीय काश्तकार किसान करते थे। यानी जमीन अंग्रेजों की थी, लेकिन मेहनत भारतीय किसान करते थे। उस समय चंपारण की सबसे महत्वपूर्ण नकदी फसल इंडिगो थी, जिसे नील की खेती के नाम से जाना जाता है। इसे बाजार में बेचकर अंग्रेज जमींदार बहुत अधिक पैसा कमाते थे। अंग्रेज जमींदार सभी किसानों को मजबूर करते थे कि वे अपनी खेती की जमीन का 3/20 यानी 15% भाग केवल नील की खेती के लिए इस्तेमाल करें। इसके बाद उस जमीन पर जो भी इंडिगो फसल होती थी, उसे किसानों को लगान के रूप में अंग्रेजों को सौंपना पड़ता था। यह किसानों का आर्थिक शोषण था, क्योंकि उन्हें अपनी इच्छा से खेती करने की आजादी नहीं थी। यह पूरी व्यवस्था एक लंबी अवधि के अनुबंध के माध्यम से लागू की जाती थी। एक बार किसान इस अनुबंध पर हस्ताक्षर कर देते थे, तो कई वर्षों तक उन्हें मजबूरी में उसी नियम का पालन करना पड़ता था। कुछ समय बाद अंग्रेज जमींदारों को पता चला कि जर्मनी ने सिंथेटिक इंडिगो मतलब कृत्रिम या रासायनिक नील बना लिया है। अब प्राकृतिक नील की मांग कम होने लगी, इसलिए अंग्रेजों को उससे पहले जैसा लाभ नहीं मिल रहा था। इसके बाद अंग्रेज जमींदारों ने शेयर क्रॉपर से एक एग्रीमेंट कर लिया। उन्होंने किसानों से कहा कि वे उन्हें कुछ मुआवजा देंगे और बदले में किसान 15% नील उगाने वाली व्यवस्था से उन्हें मुक्त कर देंगे। असल में अंग्रेज यह समझौता अपने फायदे के लिए कर रहे थे, क्योंकि अब नील की खेती उनके लिए लाभदायक नहीं रही। यह शेयर क्रॉपिंग अरेंजमेंट किसानों के लिए बहुत कष्टदायक और परेशान करने वाली थी, इसलिए बहुत से किसानों ने बिना विरोध किए खुशी खुशी एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर कर दिए, क्योंकि उन्हें लगा कि अब उन्हें इस कठिन व्यवस्था से छुटकारा मिल जाएगा। कुछ किसानों ने इस समझौते का विरोध भी किया और अपने बचाव के लिए लॉयर्स रख लिए। दूसरी ओर अंग्रेज जमींदारों ने किसानों को डराने और दबाने के लिए गुंडे भी रख लिए। यह दिखाता है कि अंग्रेज अपनी शक्ति का गलत उपयोग कर रहे थे। इसी बीच अनपढ़ किसानों को यह भी जानकारी मिल गई कि जर्मनी में सिंथेटिक इंडिगो बन गया है। अब उन्हें समझ आया कि अंग्रेजों ने केवल अपने लाभ के लिए उनसे समझौता कराया था। इसलिए जिन्होंने पहले एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर कर दिए थे, वे अपना कंपेंसेशन वापस लेना चाहते थे, अपना मुआवजा वापस लेना चाहते थे। ठीक इसी समय गांधी जी चंपारण पहुंच गए। उनके आने से किसानों को उम्मीद जगी कि अब कोई उनकी समस्याओं को समझेगा और उन्हें न्याय दिलाने की कोशिश करेगा। गांधी जी ने किसी भी निर्णय पर पहुंचने से पहले सच्चे तथ्य इकट्ठा करने शुरू किए। वे केवल एक पक्ष की बात सुनकर फैसला नहीं करना चाहते थे, बल्कि पूरी सच्चाई जानना चाहते थे। सबसे पहले गांधी जी अंग्रेज जमींदारों के संगठन सेक्रेटरी सचिव से मिलने गए। वे चाहते थे कि अंग्रेजों का पक्ष भी सुने, ताकि पूरी जानकारी मिल सके। सचिव ने गांधी जी से कहा कि वे किसी आउटर मतलब बाहरी व्यक्ति को कोई जानकारी नहीं देंगे। अंग्रेज गांधी जी को चंपारण का निवासी नहीं मानते थे। गांधी जी ने बहुत आत्मविश्वास से उत्तर दिया कि वे आउटसाइडर नहीं है। उनका मतलब था कि पूरा भारत उनका अपना देश है और भारत का कोई भी नागरिक उनके लिए अपना है, इसलिए वे चंपारण में बाहरी व्यक्ति नहीं हो सकते। इसके बाद गांधी जी तिरहट डिवीजन के ब्रिटिश कमिश्नर मतलब ब्रिटिश आयुक्त से मिलने गए, क्योंकि चंपारण जिला उसी डिवीजन के अंतर्गत आता था। वे प्रशासन की बात भी सुनना चाहते थे। गांधी जी बताते हैं कि कमिश्नर ने उन्हें धमकाना शुरू कर दिया और तुरंत तिरहुट छोड़कर चले जाने का आदेश भी दिया।
अंग्रेज अधिकारी नहीं चाहते थे कि गांधी जी किसानों की समस्याओं की जांच करे, लेकिन गांधी जी बिल्कुल नहीं डरे। उन्होंने अंग्रेज अधिकारी की धमकी को स्वीकार नहीं किया और तिरहुट छोड़ने से साफ इनकार कर दिया। यह उनकी करीज मतलब उनका साहस और उनका डिटर्मिनेशन मतलब दृढ़ निश्चय को दर्शाता है। तिरहुट छोड़ने के बजाय गांधी जी मोतीहारी, जो चंपारण की कैपिटल मतलब मुख्यालय था, वहां पहुंच गए। वे अपने मिशन को किसी भी परिस्थिति में रोकना नहीं चाहते थे। कई लॉयर्स भी गांधी जी के साथ हो गए। अब उन्हें विश्वास हो गया था कि गांधी जी किसानों के लिए सही लड़ाई लड़ रहे हैं। जब गांधी जी रेलवे स्टेशन पहुंचे तो वहां बहुत बड़ी भीड़ ने उनका स्वागत करने के लिए पहले से मौजूद थी। यह देखकर पता चलता है कि किसानों और आम लोगों के मन में गांधी जी के प्रति कितना विश्वास और सम्मान था। गांधी जी एक घर में ठहरे और उसी घर को अपना हेड क्वार्टर्स मतलब मुख्य कार्य स्थल बना लिया। वहीं से उन्होंने किसानों की समस्याओं की इन्वेस्टिगेशंस जारी रखी। वे अलग अलग किसानों से मिलते, उनकी बातें सुनते और सभी फैक्ट्स इकट्ठा करते रहे ताकि सच्चाई के आधार पर किसानों को न्याय दिलाया जा सके। गांधी जी को एक रिपोर्ट मिली कि पास के एक गांव में एक किसान के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया गया है। उसे अंग्रेजों या उनके लोगों ने माल ट्रीटेड मतलब मारपीट करना और बुरी तरह से सताया है, अत्याचार किया है। गांधी जी ने सोचा कि वे स्वयं जाकर सच्चाई देखेंगे, इसलिए अगली सुबह वे हाथी की पीठ पर बैठकर उस गांव की ओर चल पड़े। इससे पता चलता है कि गांधी जी केवल सुनकर विश्वास नहीं करते थे, बल्कि स्वयं जाकर फैक्ट्स की जांच किया करते थे। गांधी जी अभी थोड़ी ही दूर पहुंचे थे कि पुलिस सुपरिंटेंडेंट, पुलिस का एक अधीक्षक का संदेशवाहक उन्हें रास्ते में मिल गया। उसने गांधी जी को अपनी घोड़ा गाड़ी में बिठाकर तुरंत शहर वापस लौटने का आदेश दिया। गांधी जी ने बिना किसी झगड़े के उस आदेश का पालन किया। संदेशवाहक गांधी जी को वापस उनके ठहरने की जगह ले गया और वहां उन्हें एक ऑफिशियल नोटिस, एक सरकारी नोटिस दिया गया। उस नोटिस में लिखा था कि गांधी जी चंपारण तुरंत छोड़ दे। गांधी जी ने नोटिस मिलने की रसीद पर हस्ताक्षर कर दिए, लेकिन उसी पर यह भी लिख दिया कि वे इस आदेश का पालन नहीं करेंगे। वे अन्यायपूर्ण आदेश को मानने के लिए तैयार नहीं थे। इसका परिणाम यह हुआ कि गांधी जी को अगले दिन अदालत में उपस्थित होने के लिए न्यायालय का बुलावा भेजा गया। अब पूरी रात गांधी जी को नींद नहीं आई। वे आगे की परिस्थिति के बारे में सोचते रहे और आवश्यक तैयारियां करते रहे। गांधी जी ने टेलीग्राम भेजकर राजेंद्र प्रसाद को बिहार से अपने प्रभावशाली मित्रों के साथ तुरंत आने के लिए कहा। गांधी जी ने अपने आश्रम में भी आवश्यक निर्देश भेज दिए ताकि यदि उन्हें कोई सजा हो जाए तो आगे का कार्य सही ढंग से चलता रहे। गांधी जी ने भारत का ब्रिटिश गवर्नर जनरल को भी पूरी घटना की पूरी रिपोर्ट तार द्वारा भेज दी। अगली सुबह मोतीहारी शहर किसानों की भारी भीड़ से भर गया। लेखक ने ब्लैक विद पीजेंट्स का प्रयोग यह बताने के लिए किया है कि इतनी बड़ी संख्या में किसान आए थे कि पूरा शहर किसानों से भरा हुआ दिखाई दे रहा था। इन किसानों को गांधी जी के साउथ अफ्रीका में किए गए संघर्ष और उपलब्धियों के बारे में कुछ भी पता नहीं था। वे उनके पुराने कार्यों से बिल्कुल अनजान थे। किसानों ने केवल इतना सुना था कि एक महात्मा उनकी मदद करने के लिए आए हैं और अब वे सरकारी अधिकारियों की परेशानी में फंस गए हैं। यही सुनकर हजारों किसान गांधी जी के समर्थन में आ गए। हजारों किसानों ने बिना किसी योजना के प्रदर्शन किया और अदालत के चारों ओर इकट्ठा हो गए। यही वह क्षण था जब अंग्रेजों के प्रति उनके मन का डर टूटने लगा। सरकारी अधिकारी ने महसूस किया कि गांधी जी के सहयोग के बिना वे भीड़ को नियंत्रित नहीं कर सकते। उन्हें पहली बार अपनी शक्ति कमजोर लगने लगी। गांधी जी ने अधिकारियों की सहायता की और भीड़ को नियंत्रित करना शुरू किया। वे चाहते थे कि किसी प्रकार की हिंसा या अव्यवस्था ना हो। गांधी जी अधिकारियों के साथ भी बहुत विनम्र और मित्रवत व्यवहार कर रहे थे। उन्होंने किसी के साथ बदतमीजी नहीं की। गांधी जी अंग्रेज अधिकारियों को ठोस प्रमाण दे रहे थे कि उनकी शक्ति, जिससे लोग अब तक बहुत डरते थे, जिस पर कभी कोई प्रश्न नहीं उठाता था, अब भारतीय भी चुनौती दे सकते हैं। यानी अंग्रेज अजय नहीं थे। सरकार पूरी तरह हैरान और उलझन में पड़ गई। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि गांधी जी और किसानों के साथ क्या किया जाए। सरकारी जो प्रोसिक्यूटर था मतलब सरकारी वकील ने न्यायाधीश से कहा कि मुकदमे की सुनवाई थोड़ी सी स्थगित कर दी जाए। ऐसा लगता था कि सरकारी अधिकारी अपने उच्च अधिकारियों से सलाह लेना चाहते थे, क्योंकि वे स्वयं कोई निर्णय नहीं ले पा रहे थे। गांधी जी ने इस देरी का विरोध किया। वे चाहते थे कि निर्णय तुरंत हो। गांधी जी ने अदालत में एक स्टेटमेंट पढ़ा जिसमें उन्होंने स्वयं को दोषी स्वीकार किया, लेकिन उन्होंने यह भी बताया कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। गांधी जी ने अदालत से कहा कि वे दो कर्तव्यों के बीच टकराव की स्थिति में थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि कौन सा कर्तव्य अधिक महत्वपूर्ण है। एक और उनका कर्तव्य था कि वे कानून तोड़ने वाले व्यक्ति का गलत उदाहरण ना बने। वे कानून का सम्मान करते थे। दूसरी ओर उनका कर्तव्य था कि वे किसानों की मानवतावादी और राष्ट्रीय सेवा करें। इसी उद्देश्य से वे चंपारण आए थे। गांधी जी ने कहा कि उन्होंने चंपारण छोड़ने के आदेश की अवहेलना इसलिए नहीं की क्योंकि वे कानून का सम्मान नहीं करते थे। उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वे अपनी अंतर आत्मा की आवाज का पालन कर रहे थे। उनके लिए उच्च नैतिक नियम कानून से भी अधिक महत्वपूर्ण था। इसके बाद गांधी जी ने अदालत से पूछा कि उन्हें जो भी दंड मिलना चाहिए वह दे दिया जाए। वे सजा से बिल्कुल नहीं डरते। मजिस्ट्रेट ने कहा कि वे 2 घंटे के विराम के बाद अपना फैसला सुनाएंगे। उन्होंने गांधी जी से कहा कि इन 2 घंटों के लिए वे जमानत दे दे, लेकिन गांधी जी ने बेल
देने से साफ इनकार कर दिया। वे किसी भी कीमत पर अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करना चाहते थे और सत्य तथा न्याय के मार्ग पर अडिग रहे। न्यायाधीश ने गांधी जी को बिना जमानत के ही छोड़ दिया। इसका मतलब यह था कि अदालत ने गांधी जी को जेल में नहीं रखा और बिना कोई पैसा या जमानत लिए उन्हें स्वतंत्र रहने की अनुमति दी। जब अदालत की कार्यवाही दोबारा शुरू हुई तब जज ने कहा कि वे अपना फैसला कई दिनों तक नहीं सुनाएंगे। इसका कारण यह था कि सरकार स्वयं समझ नहीं पा रही थी कि गांधी जी के मामले में क्या निर्णय लिया जाए। इसी बीच जज ने गांधी जी को स्वतंत्र रहने की अनुमति दे दी, यानी जब तक फैसला नहीं आता तब तक गांधी जी आजाद रह सकते थे। इस दौरान राजेंद्र प्रसाद, बृज किशोर बाबू, मौलाना मजहरुल हक और बिहार के कई प्रसिद्ध सम्मानित वकील चंपारण पहुंच गए। वे गांधी जी की सहायता करने आए थे। इन सभी वकीलों ने गांधी जी के साथ कन्फर्ड मतलब गंभीर विचार विमर्श किया। गांधी जी ने वकीलों से पूछा कि अगर उन्हें जेल की सजा हो गई तो वे लोग क्या करेंगे। गांधी जी उनकी सोच और साहस की परीक्षा लेना चाहते थे। एक वरिष्ठ वकील ने उत्तर दिया कि वे गांधी जी की सलाह और मदद करने आए हैं। अगर गांधी जी जेल चले गए तो उनकी मदद करने वाला कोई नहीं रहेगा, इसलिए वे भी अपने घर वापस चले जाएंगे। इस उत्तर से पता चलता है कि शुरुआत में वकीलों में भी गांधी जी जैसी हिम्मत नहीं थी। गांधी जी ने तुरंत पूछा कि फिर शेयर क्रॉपर्स के साथ हो रहे अन्याय का क्या होगा, क्या उन्हें ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा। गांधी जी का पूरा ध्यान किसानों के हित पर था। गांधी जी की बात सुनकर सभी वकील अलग जाकर आपस में सलाह मशविरा करने लगे। वे सोचने लगे कि उन्हें क्या निर्णय लेना चाहिए। राजेंद्र प्रसाद ने बाद में उनकी चर्चा का अंतिम निष्कर्ष अपनी पुस्तक में लिखा। वकीलों ने आपस में सोचा कि गांधी जी चंपारण के लिए बिल्कुल अजनबी है, फिर भी वे किसानों की भलाई के लिए जेल जाने को तैयार है। उन्होंने सोचा कि वे स्वयं तो पास के जिलों के निवासी है और वर्षों से किसानों की सेवा करने का दावा भी करते हैं। अगर वे ऐसे समय पर घर लौट जाएंगे, यह उनके लिए बहुत शर्म की बात होगी। इसके बाद सभी वकील वापस गांधी जी के पास आए और बोले कि अब वे भी गांधी जी के साथ जेल जाने के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने गांधी जी के नेतृत्व को स्वीकार कर लिया। यह सुनकर गांधी जी को बहुत खुशी हुई। उनका मतलब था कि असली जीत अदालत में नहीं बल्कि लोगों के मन से डर निकालने में होती है। अब वकीलों में भी साहस आ गया था। इसके बाद गांधी जी ने एक कागज लिया और सभी वकीलों को दो दो के समूह में बांट दिया। उन्होंने यह भी लिख दिया कि अगर गिरफ्तारी शुरू हो तो कौन सा पैर पहले स्व इच्छा से गिरफ्तारी देगा। इससे पता चलता है कि गांधी जी पहले से ही पूरी योजना बनाकर चलते थे। कुछ दिनों बाद गांधी जी को लिखित सूचना मिली। उसमें लिखा था कि लेफ्टिनेंट गवर्नर ने आदेश दिया है कि गांधी जी के खिलाफ चल रहा केस मुकदमा समाप्त कर दिया जाए। यह गांधी जी की बहुत बड़ी जीत थी। यह सिविल डिसओबीडियंस मतलब सविनय अवज्ञा आंदोलन की आधुनिक भारत में पहली बड़ी सफलता थी। गांधी जी ने बिना हिंसा के अन्यायपूर्ण कानून का विरोध किया और जीत हासिल की। अब गांधी जी और सभी वकीलों ने किसानों की शिकायतों और समस्याओं की बहुत व्यापक जांच शुरू की। वे अलग अलग गांवों में जाकर किसानों की बातें सुनने लगे। लगभग 10,000 किसानों के लिखित बयान दर्ज किए गए। इसके अलावा दूसरे साक्ष्य भी नोट किए गए। यह पूरी जांच बहुत ही सुव्यवस्थित ढंग से की गई। सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स भी इकट्ठे किए गए ताकि किसानों की समस्याओं के पर्याप्त प्रमाण मिल सके। पूरा इलाका गतिविधियों से गूंज उठा। एक और इन्वेस्टिगेटर्स लगातार काम कर रहे थे और दूसरी ओर अंग्रेज जमींदार जोरदार इसका विरोध कर रहे थे। वे नहीं चाहते थे कि उनकी सच्चाई सामने आए। जून महीने में गांधी जी को सर एडवर्ड गेट, जो उस समय लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, ने मिलने के लिए बुलाया। वहां जाने से पहले गांधी जी ने अपने सभी लीडिंग एसोसिएट्स मतलब मुख्य साथियों से मुलाकात की। उन्होंने पहले से ही विस्तृत योजनाएं बना दी थी कि यदि वे वापस नहीं लौटे तो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट कैसे जारी रखा जाएगा। ये सब चीजें गांधी जी की दूरदर्शिता और नेतृत्व की क्षमता को दर्शाता है। गांधी जी लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ में 4 लंबी उनके साथ में उनकी बैठक हुई। इन चर्चाओं के परिणाम स्वरूप सरकार ने एक सरकारी जांच आयोग बनाया ताकि इंडिगो शेयर क्रॉपर्स की समस्याओं की निष्पक्षतापूर्ण जांच की जा सके। यह गांधी जी के सत्य, धैर्य और अहिंसक संघर्ष की एक महत्वपूर्ण सफलता थी। सरकार द्वारा बनाई गई कमीशन मतलब जांच समिति में अंग्रेज लैंडलॉर्ड्स मतलब जमींदार, गवर्नमेंट ऑफिशियल, सरकारी अधिकारी और किसानों की ओर से केवल गांधी जी भी शामिल, यानी पूरे किसानों की तरफ से केवल गांधी जी ही उनकी आवाज बने। गांधी जी सबसे पहले लगातार 7 मंथ्स मतलब 7 महीने तक बिना किसी रुकावट के चंपारण में वो वहां पर रहे, वहां पर वो रुके और इसके बाद भी वे कई बार शॉर्ट विजिट मतलब छोटी छोटी यात्राओं के लिए चंपारण आते जाते रहते थे ताकि वो किसानों के ऊपर अपनी पैनी नजर रख पाए। शुरुआत में गांधी जी केवल एक अनपढ़ किसान राजकुमार शुक्ला की बार बार की गई विनती पर चंपारण आए थे। उन्हें लगा था कि यह यात्रा केवल
कुछ दिनों की ही होगी, लेकिन किसानों की समस्या इतनी गंभीर थी कि यह काम उनके जीवन का लगभग पूरा 1 साल ले गया। सरकारी जांच में नील के बड़े-बड़े अंग्रेज जमींदार के खिलाफ इतना अधिक एविडेंस इकट्ठा हो गया कि वह एक बहुत मजबूत और भारी प्रमाणों का ढेर बन गया था। जब अंग्रेजों ने ये सब देखा तो वे इन सिद्धांतों के रूप में किसानों को पैसे वापस करने के लिए वो राजी हो गए। मतलब गांधी जी की जीत हुई, मतलब चंपारण की जीत हुई। इस बात पर अंग्रेज जमींदारों ने गांधी जी से पूछा कि हमें कितना पैसा वापस करना होगा। अब वे जानते थे कि उनके पास बचने का कोई भी रास्ता नहीं है, इसलिए अंग्रेजों ने गांधी जी के सामने अपने आप को सरेंडर कर दिया और पूछने लगे कि बताइए कि हम आपको कितना पैसा दें। अंग्रेजों को लगा कि गांधी जी उनसे पूरा पैसा वापस मांगेंगे जो उन्होंने इलीगली, मतलब गैर कानूनी तरीके से और धोखेबाजी तरीके से किसानों से जबरदस्ती वसूल किया था। उन्हें डर था कि गांधी जी 100% पैसा वापस दिलाएंगे, लेकिन गांधी जी ने केवल 50% ही मांगा। उन्होंने पूरा पैसा वापस लेने की मांग नहीं की। उस समय रेवरेंड जे.जेड होज, जो कि एक ब्रिटिश मिशनरी थे, मतलब अंग्रेज मिशनरी थे, वे लिखते थे कि उस समय गांधी जी अपने निर्णय पर बिल्कुल अटल दिखाई दे रहे थे, एकदम दृढ़ दिखाई दे रहे थे। उन्हें लगा कि गांधी जी अपने फैसले से पीछे नहीं हटेंगे। अंग्रेज जमींदारों के जो रिप्रेजेंटेटिव थे, मतलब जो प्रतिनिधि थे, उन्होंने सोचा कि गांधी जी 50% से कम मानने वाले ही नहीं है, इसलिए उसने समझौते के रूप में 25% रिफंड देने का प्रस्ताव रखा। लेकिन सभी लोग आश्चर्य में पड़ गए क्योंकि गांधी जी ने तुरंत 25% रिफंड स्वीकार कर लिया। इस प्रकार दोनों पक्षों के बीच में डेडलॉक, मतलब गतिरोध, वो अड़चन जो था वो फिक्स हो गया और ये चीज समाप्त हो गई। इस सेटलमेंट को पूरी कमीशन ने मतलब सर्वसम्मति के साथ में स्वीकार कर लिया। किसी ने भी इसका विरोध नहीं किया क्योंकि पहले तो लग रहा था 100% किसानों को मुआवजा मिलेगा, मतलब अंग्रेजों को देना पड़ेगा, लेकिन गांधी जी ने 50 की मांग की, लेकिन एक ने 50 के लिए आनाकानी की, तो गांधी जी ने 25 में वो मान गए। तो जैसे ही गांधी जी ने 25% स्वीकार किया तो सारे के सारे राजी हो गए, हाँ ठीक है, हम 25% मुआवजा देने के लिए तैयार हैं। इस बात पर गांधी जी ने समझाया कि उनके लिए रिफंड की जो राशि है वो इतनी महत्वपूर्ण नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि अंग्रेज जमींदार पहली बार किसानों के सामने झुकने के लिए मजबूर हुए। उन्हें अपना कुछ पैसा और साथ ही अपनी प्रतिष्ठा या सम्मान भी छोड़ना पड़ा। अब तक किसानों को लगता था कि अंग्रेज जमींदार कानून से भी ऊपर है, यानी वे जो चाहे कर सकते हैं और उन्हें कोई सजा भी नहीं मिलेगी। लेकिन अब किसानों की यह सोच बदल गई। अब किसानों को समझ में आ गया कि उनका भी अधिकार है, साथ ही उनके पास गांधी जी जैसे डिफेंडर्स, रक्षक भी है, उनके लिए लड़ सकते हैं। इस आंदोलन से किसानों में करेज आ गया। अब वे, मतलब उनमें साहस आ गया और अब वे अंग्रेजों से पहले की तरह डरते नहीं थे। बाद की घटनाओं ने यह साबित कर दिया कि गांधी जी का निर्णय बिल्कुल सही था। कुछ वर्षों के भीतर अंग्रेज प्लांटर्स, जो अंग्रेजी प्लांटर्स थे, जो जमींदार थे, अपनी जमींदारियां छोड़कर चले गए। यह सारी जमीन फिर से किसानों को वापस मिल गई। कुछ ही समय बाद इंडिगो शेयर क्रॉपिंग जो थी, मतलब ये भी पूरी तरीके से समाप्त हो गई। किसानों को अपनी अपनी जमीन वापस मिल गई और उनको इस अन्यायपूर्ण व्यवस्था से हमेशा हमेशा के लिए मुक्ति मिल गई। गांधी जी केवल एक पॉलिटिकल या इकोनॉमिक समस्याओं का समाधान करके संतुष्ट नहीं होते थे, वे समाज के हर क्षेत्र में सुधार चाहते थे। गांधी जी ने देखा कि चंपारण के गांव, संस्कृति और जो सामाजिक व्यवस्था है वो थोड़ी सी वहां की बिगड़ी हुई है, इसलिए उन्होंने तुरंत इन समस्याओं को दूर करने का निर्णय लिया। गांधी जी ने लोगों से शिक्षकों की सहायता मांगी ताकि गांव में शिक्षा फैलाई जा सके। गांधी जी के 2 नए शिष्य महादेव देसाई और नरहरि पारिख तथा उनकी पत्नियों ने इस कार्य के लिए स्वेच्छा से वो लोग आगे आए। उन्होंने बिना किसी लालच के गांव की सेवा करने का निर्णय लिया। इसके अलावा बॉम्बे, पूना और देश के कई डिस्टेंट पार्ट्स, मतलब कई दूर दराज के क्षेत्रों से भी अनेक लोग सेवा करने के लिए चंपारण पहुंच गए। गांधी जी के सबसे बड़े पुत्र देवदास भी आश्रम से आ गए थे। साथ में मिसिस गांधी, मतलब कस्तूरबा गांधी भी वहां आ गई थी। गांधी जी ने शिक्षा का महत्व समझाते हुए 6 गांवों में प्राथमिक विद्यालय खुलवाए। इसका उद्देश्य बच्चों को शिक्षा देना था। कस्तूरबा गांधी गांव के लोगों को पर्सनल स्वच्छता और कम्युनिटी की सफाई के लिए नियम सिखाती रही। वे लोगों को साफ सफाई का महत्व समझाते रहे। चंपारण के गांवों की हेल्थ कंडीशंस बहुत ही दयनीय और खराब थी। लोग बीमार रहते थे और चिकित्सक सेवाएं या सुविधाएं भी लगभग सी नहीं थी। गांधी जी ने एक डॉक्टर को तैयार किया कि वह 6 महीने तक गांव में निस्वार्थ सेवा करे। डॉक्टर ने भी बिना किसी निजी लाभ के लोगों का इलाज किया। उस समय इलाज के लिए केवल 3 दवाइयां उपलब्ध थी, जिनका नाम था, एक तो कस्टर्ड ऑयल जिसको हम अरंडी का तेल कहते हैं, एक कुनेन था जो मलेरिया जैसी घातक बीमारियों में दी जाती है, और एक सल्फर ऑइंटमेंट मतलब गंधक का मरहम था जो त्वचा के रोगों
लोगों में लगाया जाता था। इन सीमित दवाइयों से ही गांव के लोगों का उपचार किया जाता। जिस भी व्यक्ति को कॉटेड टंग मतलब जीभ पर सफेद या गंदी परत जमी हुई दिखाई देती थी, उसे उसे निर्धारित मात्रा में कस्टर्ड ऑयल मतलब अरंडी का तेल दिया जाता था। उस समय गांवों में डॉक्टर और दवाइयों की कमी थी, इसलिए साधारण बीमारियों का इलाज इन्हीं दवाइयों से किया जाता था। जिस व्यक्ति को मलेरिया फीवर, मलेरिया का बुखार होता था, उसे कुनेन की दवा और कस्टर्ड ऑयल दोनों दिए जाते थे। कुनेन उस समय मलेरिया की सबसे प्रमुख दवा मानी जाती थी। जिस व्यक्ति को स्किन इरप्शन होता था, त्वचा पर फोड़े, फुंसिया, चकते वगैरह ऐसा कुछ होते थे, उसे ऑइंटमेंट मतलब मरहम और कस्टर्ड ऑयल दिया जाता। मतलब इन सब चीजों से पता चलता है कि बहुत कम संसाधनों में भी लोगों का इलाज किया जा सकता है। गांधी जी ने देखा कि गांव की महिलाओं के कपड़े बहुत ही गंदे और बहुत ही मैले थे। उन्हें लगा कि वहां केवल गरीबी ही नहीं बल्कि स्वच्छता की भी बहुत बड़ी समस्या है। गांधी जी ने कस्तूरबा गांधी जी से कहा कि वे महिलाओं से इस विषय पर बात करें और उन्हें क्लीननेस, साफ सफाई का महत्व समझाए। उस समय एक महिला कस्तूरबा गांधी को अपनी झोपड़ी के अंदर ले गई और बोली, देखिए मेरे पास कपड़े रखने के लिए बॉक्स या कबर्ड भी नहीं है। मैं जो साड़ी पहन रही हूँ यही मेरी एकमात्र साड़ी है। और इस बात से गांधी जी और कस्तूरबा गांधी जी को किसानों की अत्यंत गरीबी का भी वास्तविक एहसास हुआ। मतलब बहुत लंबे समय तक चंपारण में रुकने के बावजूद गांधी जी ने अपने आश्रम पर भी लॉन्ग डिस्टेंस मतलब दूर से लगातार निगरानी वो रखा करते थे। वे वहां हर गतिविधि पर ध्यान देते थे। गांधी जी ने नियमित रूप से मतलब पत्र द्वारा अपने आश्रम में वो निर्देश भेजते रहते थे। साथ ही वे आश्रम के मतलब हर एक व्यवस्था का वो विशेष ध्यान रखा करते थे, पूरा हिसाब रखा करते थे ताकि सब कुछ व्यवस्थित रूप से सही ढंग से चलता रहे। एक बार गांधी जी ने आश्रम के निवासियों को पत्र लिखकर भी अपने पुराने मतलब लेटरिन जो शौचालय थे उनका भी गड्ढा भर एक बार गांधी जी ने आश्रम में एक बार गांधी जी ने आश्रम के निवासियों को पत्र लिखकर कहा कि अब पुराने शौचालयों के गड्ढे भर देने चाहिए और नए गड्ढे खोद देने चाहिए, और अगर ऐसा नहीं किया गया तो पुराने गड्ढों में से स्मेल आने लगेगी। मतलब इन सब चीजों से पता चलता है कि गांधी जी छोटी छोटी बातों का भी बहुत विशेष ध्यान रखा करते थे। चंपारण की घटना गांधी जी के जीवन में एक टर्निंग पॉइंट, एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई। यहीं से गांधी जी का भारत में जन आंदोलन सफलतापूर्वक शुरू हुआ था। गांधी जी ने कहा कि मैंने कोई असाधारण काम नहीं किया, मैंने केवल इतना कहा कि ब्रिटिश मुझे मेरे अपने देश में आदेश नहीं दे सकते। इससे गांधी जी का आत्मसम्मान और देशभक्ति दिखाई देती है। गांधी जी स्पष्ट करते हैं कि चंपारण आंदोलन किसी विद्रोह या चुनौती के रूप में शुरू नहीं हुआ था। उनका उद्देश्य अंग्रेजों से लड़ना नहीं था बल्कि किसानों की सहायता करना था। यह आंदोलन हजारों गरीब किसानों के दुख, कष्ट और परेशानियों को कम करना या दूर करने का प्रयास से शुरू हुआ था। यानी इसका मुख्य उद्देश्य मानव सेवा ही थी। यही गांधी जी की विशेष कार्यशैली थी। उनकी राजनीति केवल भाषणों तक ही सीमित नहीं थी बल्कि करोड़ों लोगों की रोजमर्रा की समस्याओं से जुड़ी हुई थी। गांधी जी की निष्ठा केवल काल्पनिक सिद्धांतों के प्रति नहीं थी, वे वास्तविक जीवित इंसानों की सेवा को सबसे बड़ा धर्म मानते थे। गांधी जी हर कार्य के माध्यम से एक स्वाभिमानी भारतीय बनाना चाहते थे जो अपने पैरों पर खड़ा हो, यानी आत्मनिर्भर बनना सीख जाए। उनका विश्वास था कि जब भारतीय आत्मनिर्भर बनेंगे तभी भारत वास्तव में स्वतंत्र होगा। चंपारण आंदोलन की शुरुआती दिनों में चार्ल्स फ्री एंड्रयू, जो कि एक इंग्लिश पेसिफिस्ट मतलब अहिंसा में विश्वास रखने वाले अंग्रेज थे, वो गांधी जी के बहुत बड़े अनुयायी थे। वो गांधी जी से विदा लेने के लिए आए थे। वे अपने कार्य के लिए फिज आइलैंड जा रहे थे। गांधी जी के वकील मित्रों ने सोचा कि अगर एंड्रयू चंपारण में रुक जाए तो उनकी बहुत बड़ी मदद होगी। क्योंकि वे अंग्रेज थे इसलिए शायद अंग्रेज अधिकारी उनसे प्रभावित होंगे। एंड्रयू स्वयं रुकने के लिए भी तैयार थे, लेकिन वे गांधी जी की अनुमति का इंतजार कर रहे थे। लेकिन गांधी जी ने इस विचार को पूरी तरह और दृढ़ता से नहीं माना, विरोध कर दिया। उन्होंने इस प्रस्ताव को तुरंत अस्वीकार कर दिया। गांधी जी ने कहा कि तुम लोग सोचते हो कि इस असमान संघर्ष में यदि हमारे साथ एक अंग्रेज होगा तो हमें फायदा मिलेगा। गांधी जी ने कहा यह तुम्हारे मन की कमजोरी को दर्शाता है, यानी तुम अभी भी अपने ऊपर पूरा विश्वास नहीं रखते। गांधी जी ने कहा हमारा उद्देश्य बिल्कुल न्यायपूर्ण है, इसलिए तुम्हें यह लड़ाई जीतने के लिए अपने ऊपर भरोसा करना होगा और अपने भरोसे के ऊपर ही तुम्हें जीत मिल सकती है। गांधी जी ने कहा सिर्फ इसलिए कि मिस्टर एंड्रयू अंग्रेज है, क्या तुम्हें अपना सहारा नहीं बनना चाहिए? भारतीयों को अपनी ताकत पर भरोसा करना सीखना चाहिए। राजेंद्र प्रसाद लिखते हैं कि गांधी जी ने उनके मन की बात सही समझ ली थी। उनके पास गांधी जी की बात का कोई उत्तर नहीं था। इस घटना के माध्यम से गांधी जी ने उन्हें आत्मनिर्भरता का बहुत बड़ा पाठ पढ़ाया। इस प्रकार गांधी जी ने यह सिद्ध कर दिया कि आत्मनिर्भरता, भारतीय स्वतंत्रता और शेयर क्रॉपर्स की सहायता, ये तीनों एक दूसरे से आपस में गहराई से जुड़े हुए हैं। यदि भारतीय आत्मनिर्भर बनेंगे तभी वे अंग्रेजों से स्वतंत्र होंगे और गरीब किसानों को भी न्याय मिल सकेगा।
तो ये पूरा पार्ट इस तरीके से था। इस पार्ट को आप वापस से सुनिएगा, आपको सुनने से ही ये पार्ट, बार-बार सुनने से ये पार्ट याद हो जाएगा। इंडिगो बहुत अच्छा लेसन था जो लुईस फीसर द्वारा लिखा गया है। तो पूरा लेसन आपने पढ़ा और इस लेसन में पढ़कर आपको समझ में आया होगा कि गांधी जी का चंपारण में क्या योगदान रहा, किस तरीके से उन्होंने शेयर क्रॉपिंग खत्म करी, नील की खेती के बारे में आपको पता चला होगा। अगर ये लेसन आपको अच्छा लगा तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट करके जरूर से बताइएगा ये स्टोरी आपको कैसी लगी। ओके बाय बाय, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।